रूल 3 हमारा बात करता है कि जब भी कोई सिविल सूट आप फाइल कर रहे हो वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, यानी कि जो डिस्प्यूट है एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, उस प्रॉपर्टी को आपको अपने प्लेंट में इस प्रकार से स्पेसिफाई करना होगा कि जो जज है वो क्लियरली उसको समझ सके कि भाई प्रॉपर्टी है कौन सी, और जो सामने वाली पार्टी है डिफेंडेंट वाली उसको क्लियरली पता चल जाए कि एक्चुअल में किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका सब्जेक्ट मैटर है सिविल सूट का, वो आपको एग्जैक्ट बताना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अब वो एग्जैक्ट कैसे बताओगे, उसमें डिटेल आपको लिखनी होगी, जैसे कि भाई एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है वो किस गांव में है, गांव नहीं है तो किस शहर में है, उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, मोहल्ला कौन सा लगता है, मकान नंबर क्या है, उसका आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको मेंशन करनी होगी। ठीक है, और ये भी मेंशन करना होगा कि अगर बाउंड्री नंबर उस प्रॉपर्टी की है तो वो भी मेंशन करने होंगे। भाई क्षेत्रफल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी के उत्तर में कौन रहता है, उस प्रॉपर्टी के दक्षिण में कौन रहता है, उस प्रॉपर्टी के पूर्व में क्या है, गंगा नदी है, दक्षिण में क्या है, सुरेश का खेत है। तो ये भी आपको क्लियरली मेंशन करना होगा ताकि ये स्पेसिफाई किया जा सके कि चारों तरफ प्रॉपर्टी के क्या है, वो प्रॉपर्टी किस गांव में आती है, किस जिले में आती है, किस तहसील में आती है। तो ये चीज़ें सभी चीज़ें मेंशन करनी होगी आपको अपने सिविल सूट में, ताकि एक जज को भी ये क्लियरली समझ में आ सके और डिफेंडेंट को भी ये क्लियरली समझ में आ सके कि प्रॉपर्टी कौन सी है, किस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट है, किस पे हमें बहस करनी है। रूल 3 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन सीपीसी के ऑर्डर पढ़ रहे थे। ऑर्डर 7 का अपन रूल 1, रूल 2 और रूल 2A, ये तीनों रूल अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन रूल 3 पे बात करेंगे और रूल 4 पे बात करेंगे। 2 रूल आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली मैं रूल 3 हमारा क्या बात करता है कि जहाँ वाद की विषय वस्तु, यानी कि जिस पे आप सूट फाइल कर रहे हो सिविल का, वो आप पर किसके ऊपर बेस्ड है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो अब इस केसेस में आपको क्या ध्यान रखना है अपने प्लेंट को रेडी करते टाइम, उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर केस में झगड़े का जो विषय है वो क्या है, वो एक अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई ज़मीन हो गई, कोई मकान हो गया या कोई प्लॉट हो गया, ठीक है, आदि। तो वादी जो है, प्लेंटिफ है, उसको अपने प्लेंट में उस संपत्ति का ऐसा विवरण, ऐसी डिटेल्स देनी होंगी जिससे उसे आसानी से पहचाना जा सके, जो जज है वो भी आसानी से पहचाना जा सके और जो सामने वाली पार्टी है वो भी आसानी से उसको समझ सके कि किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अब पहचान कैसे होगी, उसका पूरा विवरण आपको लिखना होगा, जैसे कि भाई गांव कौन सा है, अगर गांव नहीं है तो शहर का नाम क्या है, ठीक है, खसरा नंबर क्या है, गली कौन सी है, मोहल्ले का नाम क्या है, मकान नंबर आपका क्या है, आकार आपका क्या है, जो आपका एरिया है उसका क्षेत्रफल क्या है। ये सभी चीज़ें आपको अपने प्लेंट में मेंशन करनी होगी अगर आपका जो सिविल सूट का जो मैटर है वो किसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपका जो झगड़ा चल रहा है, वो झगड़े के ऊपर आपने सिविल सूट फाइल किया है। अब उसमें उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, उस प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको गांव का नाम, गांव नहीं है तो शहर का नाम, खसरा नंबर, गली कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, मकान नंबर कौन सा है, उसका क्षेत्रफल क्या है, ये सभी चीज़ें आपको अपने प्लेंट में मेंशन करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अगर संपत्ति की पहचान बाउंड्री या फिर नंबर से हो रही है, जैसे कि कोई खसरा नंबर हो गया, सर्वे नंबर हो गया, मकान नंबर हो गया, तो वो नंबर और सीमाएं भी आपको अपने प्लेंट में मेंशन करनी होगी, जैसा कि हमारा रूल 3 क्या कहता है। ठीक है, अब आपका एक एग्जाम्पल है, ये पढ़ो तो आपका पूरा रूल्स 3 एकदम से क्लियर हो जाएगा। रूल 3 हमारा बात करता है कि वादी का जो दावा सर्वे नंबर 142 है, क्षेत्रफल उसका 1 हेक्टेयर है, ग्राम उसका रायपुर है, तहसील उसकी सीहोर लगती है, जिला उसका भोपाल लगता है, में स्थित प्रॉपर्टी है जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं। अपने प्लेंट में ये व्यक्ति लिख रहा है, जैसे कि उस प्रॉपर्टी के उत्तर में मोहन की ज़मीन है, दक्षिण में सरकार की सड़क है और पूर्व में गंगा नदी बहती है और पश्चिम में सुरेश का खेत है। अब एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी कि इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, आपने सब कुछ लिख दिया। जगह कौन सी है, तहसील कौन सी है, गांव कौन सा है, ये भी आपने मेंशन कर दिया। तो भाई एग्जैक्ट लोकेशन प्रॉपर्टी की फाइंड आउट करना ईजी हो गया है। तो रूल 3 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है, अगर सिविल सूट आप ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर, झगड़े के ऊपर है जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो अपना स्थान बदल नहीं सकती, मूवेबल नहीं है, कार नहीं है, कार नहीं है, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, बाइक नहीं है, जो अपना स्थान मूव नहीं कर सकती है, वो चीज़ है, जैसे कि मकान प्रॉपर्टी वगैरह हो गया। यहाँ क्लियरली मैंने मेंशन करके रखा था कि आपको ईजिली हो जाए। तो उस केसेस में आपको अपनी प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए जितनी डिटेल्स आप डाल सकते हो वो आपको अपने प्लेंट में लिखनी होगी, और वो किस प्रकार लिखनी होगी एग्जाम्पल में मैंने क्लियरली बता दिया है। ठीक है, तो रूल 3 हमारे क्लियरली यहाँ पे ख़त्म होता है। सॉरी, रूल 3
ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, पूछ सकते हो, ईजिली है बहुत, इसमें कोई डाउट तो होगा ही नहीं, बहुत ईजी था। ठीक है, अब चलते हैं हम रूल 4 पे। ठीक है, रूल 4 हमारे किस बारे में बात करता है कि जब वादी प्रतिनिधि के रूप में बात ला रहा है, यानी कि जो वादी है वो प्रतिनिधि है, यानी कि वो प्रॉपर्टी किसी और की है, जिस प्रॉपर्टी मतलब जो केस है, सब्जेक्ट मैटर है सिविल का, वो है ए नाम के व्यक्ति की, लेकिन जो सूट बी फाइल कर रहा है यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है ए नाम के व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, बी, क्योंकि ए नहीं आया है सूट में, अब उसके रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वी कर रहा है, प्रॉपर्टी एक्चुअल में बी की है ही नहीं। तो यहाँ पे वही है, जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है, पढ़िए आगे समझ में आएगा कि अगर कोई वादी किसी और की तरफ से प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहा है, जैसे कि बच्चे की ओर से, बच्चा तो सूट फाइल नहीं कर सकता, उसकी ओर से उसके गार्जियन आएंगे यानी कि माता पिता हो गया, अगर उसने गोद लिया था तो उसके जो अडॉप्टेड जो गार्जियन होंगे वो आएंगे, और अगर कोई संस्था है जैसे कि कोई ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गई, कंपनी होगी, उसको जो व्यक्ति संभालता है, जैसे ट्रस्ट को कौन संभालता है, ट्रस्टी संभालता है भाई, ठीक है, तो वो व्यक्ति आएगा, सोसाइटी को कौन संभालता है, वो आएगा, इसको, तो उनके प्रतिनिधि बनकर आते हैं, तो वो उस कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहे हैं। या फिर कोई बारिश हो गया, ठीक है, तो प्लेंट में ये बात ना क्लियरली आपको मेंशन करनी होगी कि भाई मैं एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी से सूट फाइल कर रहा हूँ, ताकि जो क्लियर रहे जब भी सूट आपका सिविल सूट चलेगा कोर्ट में, कुछ जिसको पता होगी भाई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप सिर्फ रिप्रेजेंट हो रहे हो दूसरे की बिहाफ पे, तो ये आपको मेंशन करना होगा अपने प्लेंट में। अब इसमें दो चीज़ें कौन सी ध्यान रखनी है वो भी देखो कि वादी का असली और वर्तमान एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है। जो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है सिविल का जिस पे आप सूट फाइल कर रहे हो, उसमें वादी का असली इंटरेस्ट क्या है, वर्तमान उसका इंटरेस्ट क्या है, वो आपको अपने प्लेंट में मेंशन करना है क्लियर। जैसे कि मतलब वादी का उस केस के विषय में सीधा और असली संबंध होना चाहिए, संबंध होना चाहिए मैटर से। जैसे सिर्फ नाम के लिए या फिर बिना अधिकार के वह मुकदमा नहीं कर सकता। अब मुकदमा क्यों नहीं कर सकता, इसका जवाब मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे कि हित का मतलब क्या है, अब यहाँ पे हित का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ट्रांसफर पढ़ी पड़ा होगा आपने कि उसका अधिकार मिल जाता है उस प्रॉपर्टी में, वहाँ इसकी बात नहीं हो रही है। इंटरेस्ट का मतलब यह नहीं है कि वादी को उस संपत्ति या फिर उस विषय से पैसा मिलेगा या फिर वह मालिक है। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि उसे कानून ने उस विषय से जुड़ा हुआ एक वैध अधिकार और जिम्मेदारी दी है निभाने के लिए। ट्रस्टी कौन होता है, ट्रस्टी एक अपॉइंट होता है ट्रस्ट के लिए, वो उसके बिहाफ पे जो ट्रस्टी है वो काम करता है, वो एक लीगल व्यक्ति होता है। यहाँ पे क्लियरली यही बात कर रहा है कि उसे कानून ने इस विषय से जुड़ा हुआ एक वैध अधिकार दिया होता है कि वह ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को संभालेगा, होल्ड करेगा, मैनेज करेगा, जिम्मेदारी दी गई होती है लॉ के द्वारा। तो ट्रस्टी वही व्यक्ति है भाई, ठीक है, जिसकी वजह से वह मुकदमा कर रहा है। तो आपको ये चीज़ अपने कोर्ट प्लेंट में मेंशन करनी होगी कि भाई जो हमारा सूट फाइल हम जो कर रहे हैं वो हम ट्रस्टी के रूप में कर रहे हैं और इसका हमारे पास वैध अधिकार है, ताकि नल्ला मल्ला कोई भी आके ये केस फाइल नहीं कर पाए। अब ये ज़रूरी क्यों है, मैटर क्यों ज़रूरी है भाई कि उसका इतनी डिटेल आप मांग रहे हो कि मुकदमे में करने वाले, मुकदमा जो सूट फाइल करने वाले व्यक्ति का सच में इस विवाद का सही प्रतिनिधि है भी या नहीं है। जो सूट फाइल हो रहा है वो व्यक्ति एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल उस प्रॉपर्टी को केस करने के लिए लायक है भी या नहीं है, क्योंकि ए तो आई नहीं जिसकी प्रॉपर्टी है, अब बी आया है, अब बी का उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है भी या नहीं है। कोई थर्ड व्यक्ति आ जाए, मान लीजिए ये तो है, इसको पता ही नहीं है, कोई बी व्यक्ति आ गया, सूट फाइल कर दिया उसने, अब ये जो बी है उसका उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है भी या नहीं है, पता चला इसने उसको ऑथोराइज़ किया तो मान सकते हैं भाई इसको लीगल तरीके से हुआ है। और अगर ट्रस्टी है तो भी समझ में आता है कि भाई ट्रस्ट तो एक लीगली अपॉइंट होता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को क्लियर किया जा सके कि भाई जो व्यक्ति मुकदमा कर रहा है वो एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी से संबंधित है। हम नहीं कह सकते कि उसका कोई प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है तो हम इस केस में सुनवाई नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वह केवल नाम के लिए या फिर बिना किसी कानून अधिकार के केस नहीं कर रहा हो। ये भी हमें बचाना है कि उसके ऊपर कोई अधिकार है नहीं और वो सूट फाइल कर रहा है, उस प्रॉपर्टी में उसका कोई लेना देना होना चाहिए। या तो आपको अधिकार दिया उस सामने वाली पार्टी ने, और या फिर आप एक ट्रस्टी हो उस प्रॉपर्टी से लीगली। तो यहाँ पे जो बंदा आएगा सूट फाइल कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो उसका कोई अधिकार उस प्रॉपर्टी से होना चाहिए तभी। या थर्ड व्यक्ति कोई भी अल्लाह गल्ला नेतू खैरा वो नहीं आ सकता, ठीक है।
थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि केस करने वाले का एक वैध और वर्तमान आधार होना चाहिए उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो तुम सूट फाइल कर रहे हो उस प्रॉपर्टी से। आपका उस प्रॉपर्टी से कोई ग्राउंड ही नहीं है, आपका कोई अधिकार ही नहीं है उस प्रॉपर्टी में, आप आ गए मूठा के कोर्ट में, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला क्लॉज भी समझो। क्लॉज नहीं मतलब एक का, ये तो बहुत छोटा सा, इतना ही बड़ा होगा सिर्फ, मैंने उसको थोड़ा डिटेल में डाला है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, सेकंड वाला समझो कि ज़रूरी कानूनी कदम पूरे किए हों, जो भी नेसेसरी स्टेप होते हैं वो आपने लिए हों। अगर कानून या फिर कोर्ट का कोई नियम ये कहता हो कि मुकदमे से पहले पार्टी को कोई अनुमति लेनी है, नोटिस औपचारिक कार्रवाइयाँ करनी है, तो वो वादी ने पूरी कर दी हैं। ये आपको अपने प्लांट में मेंशन करना होगा कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हमने ऑलरेडी पूरी कर दी हैं। अगर हम एक ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी वो एक लीगली अपॉइंट किया गया है, इसके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, ये भी आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि वो लीगली अपॉइंटेड है। और अगर इस बारे में कोई नोटिस देना होता है सामने वाली पार्टी को या फिर कुछ और करना होता है तो वो भी प्रक्रिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपको प्लांट में मेंशन करना होगा। एग्जांपल हमारा क्लियर है, ये भी पढ़ लीजिए कि गार्जियन है, अगर कोई पिता अपनी नाबालिग बेटी के लिए मुकदमा संपत्ति बचाने के लिए मुकदमा कर रहा है तो उसे अपने प्लांट में लिखना होगा कि वह बेटी का एक अभिभावक है, गार्जियन है, और उसे कानून के रूप से इस प्रकार से अनुमति मिली हुई है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो अभिभावक है उसका गार्जियन है वो एक वैध व्यक्ति हो गया, कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे वैध व्यक्ति की बात हो रही है, कोई ऐरा गैरा नहीं आए और प्रॉपर्टी से और डिस्प्यूट ना बढ़े आगे चल के। मान लीजिए प्रॉपर्टी ए व्यक्ति की थी, इनको पता ही नहीं है भाई साहब को, कोई बी गया सूट फाइल कर दिया उसने थर्ड व्यक्ति के ऊपर, किसी जिसके ऊपर करना था, और सूट फाइल कर दिया, तो बी व्यक्ति जो सामने वाली पार्टी का उससे लेना देना ही नहीं है और बीच में उठ के आ गया और प्रॉपर्टी का केस कर दिया, तो प्रॉपर्टी कहीं डिस्प्यूटेड ना हो जाए, पता चला ये ले गया अपनी प्रॉपर्टी, जीत गया केस, और ये को पता ही नहीं है, वो अपना दिल्ली में बैठा है, प्रॉपर्टी भोपाल में है, अब इसको पता ही नहीं है कि भाई वो तो बी जीत गया केस करके, तो ये ऐरा गैरा नत्थु खेराई तो है, इसका प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट एक तरह से डॉक्यूमेंट मांग रहा है आपसे कि प्रूफ दिखाइए भाई हो कौन तुम, किस हक से आ रहे हो केस में प्रॉपर्टी करने, तो ये चीज़ें मेंशन करनी होगी ताकि क्लियरली रहे। और ट्रस्ट वाला एग्जांपल समझो कि अगर कोई ट्रस्टी ट्रस्ट की जमीन से बचने के लिए केस कर रहा है, बचाने के लिए केस कर रहा है, तो उसे लिखना होगा कि वह एक नियुक्त ट्रस्टी है, एक वैलिड ट्रस्टी है, और ट्रस्ट की डीड में मुताबिक वह कार्य कर रहा है, जो डीड में बताया गया था उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, और डीड में मेरे को बताया गया था कि मुझे अपने प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उसको सेफ और सुरक्षा करके रखना है, तो यही मेरी ड्यूटी है, तो मैं वही कर रहा हूँ, इसलिए मैं सूट फाइल कर रहा हूँ। तो रूल 4 हमारा क्लियरली यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर से मैं रूल 3 क्लियर बता देता हूँ क्या है। रूल 3 हमारा बात करता है कि जब भी कोई सिविल सूट आप फाइल कर रहे हो वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, यानी कि जो डिस्प्यूट है वो प्रॉपर्टी, जो केस है वो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है। अब उस प्रॉपर्टी को आपको अपने प्लांट में इस प्रकार से स्पेसिफाई करना होगा कि जो जज है वो क्लियरली उसको समझ सके कि भाई प्रॉपर्टी है कौन सी, और जो सामने वाली पार्टी है डिफेंडेंट वाली उसको क्लियरली पता चल जाए कि एक्चुअल में किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका सब्जेक्ट मैटर है सिविल सूट का, वो आपको एग्जैक्ट बताना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अब वो एग्जैक्ट कैसे बताओगे, उसमें डिटेल आपको लिखनी होगी, जैसे कि भाई एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है वो किस गाँव में है, गाँव नहीं है तो किस शहर में है, उस प्रॉपर्टी का खसरा नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, मोहल्ला कौन सा लगता है, मकान नंबर क्या है, उसका आकार क्या है, क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। ठीक है, और ये भी मेंशन करना होगा कि अगर बाउंड्री नंबर उस प्रॉपर्टी की है तो वो भी मेंशन करने होंगे कि भाई क्षेत्रफल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी के उत्तर में कौन रहता है, उस प्रॉपर्टी के दक्षिण में कौन रहता है, उस प्रॉपर्टी के पूर्व में क्या है, गंगा नदी है, दक्षिण में क्या है, सुरेश का खेत है। तो ये भी आपको क्लियरली मेंशन करना होगा ताकि ये स्पेसिफाई किया जा सके कि चारों तरफ प्रॉपर्टी के क्या है, वो प्रॉपर्टी किस गाँव में आती है, किस ज़िले में आती है, किस तहसील में आती है, किस ज़िले में आती है, किस डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ये चीज़ें सभी चीज़ें मेंशन करनी होगी आपको अपने सिविल सूट में, ताकि एक जज को भी ये क्लियरली समझ में आ सके और डिफेंडेंट को भी ये क्लियरली समझ में आ सके कि प्रॉपर्टी कौन सी है, किस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट है, किस पे हमें बहस करनी है। तो रूल 3 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं बहुत ईजी करके समझाता हूँ भाई, कोई डाउट होगा ही नहीं आपका। ठीक है, कुछ और पढ़ना हो तो बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।